गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री का दैनिक जीवन में रसायन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। तो इसमें हम अम्ल क्षार की तीनों संकल्पनाएं पढ़ेंगे। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं अम्ल क्षार की और इन्हीं संकल्पना। सर्वप्रथम 1887 के अंदर, किस सन के अंदर? सन 1887 में ओरेनियस ने अम्ल और क्षार की क्या दी थी? परिभाषा दी थी। किसकी परिभाषा दी थी? अम्ल क्षार की परिभाषा दी। अम्ल किसे कहते हैं, यानी कि अम्ल की इसने जो डेफिनेशन दी वो थी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यानी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन के अंदर कौन से आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। जैसे बहुत से एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। एग्जाम्पल्स की चर्चा करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, CH3COOH एसिटिक अम्ल हो गया। ठीक है। और H2CO3 कार्बोनिक अम्ल हो गया। ये बहुत से अम्ल हैं। जब इनको यानी कि जलीय विलयन के अंदर बोला जाता है तो ये कौन से आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं। जैसे HCl है, ये जलीय विलयन में घुलेगा तो ये किस में टूट जाएगा? H+ और Cl- के अंदर। तो ये कौन सा आयन दे रहा है? H+ आयन दे रहा है, तो ये क्या है? अम्ल है। इसी प्रकार यदि हम H2SO4 की चर्चा करें तो ये बनाएगा 2H+ और SO4-। ठीक है। इसी प्रकार यदि हम इसकी चर्चा करें CH3COOH, तो ये H+ और टूटेगा CH3COO- के अंदर। इसी प्रकार हम कार्बोनिक एसिड की चर्चा करें तो कार्बोनिक एसिड H2CO3 यानी कि H+ और HCO3-। तो ये सभी के सभी अम्ल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये जलीय विलयन के अंदर कौन से आयन दे रहे हैं? H+ आयन देते हैं। यानी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अब देखिए, अम्ल भी दो प्रकार के होते हैं। ये ऊपर जो हम दो पढ़ रहे हैं ये प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। किस अम्ल के उदाहरण हैं? प्रबल अम्ल। और नीचे वाले ये जो दोनों हैं ये है दुर्बल अम्ल के उदाहरण। अब प्रबल अम्ल कौन से होते हैं? यानी कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। यानी कि जो इनके अंदर आयन है H+ और Cl-, ये H+ आयन पूरे के पूरे निकल जाते हैं जलीय विलयन के अंदर। ठीक है। और शेष जो आयन बचता है उसमें यानी कि कोई हाइड्रोजन आयन नहीं पाया जाता। जैसे यहाँ पर Cl के अंदर कोई हाइड्रोजन आयन नहीं जुड़ा हुआ है, SO4 के अंदर कोई हाइड्रोजन आयन नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि पूर्णतः आयनित हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन पूर्ण रूप से निकल रहा है इसके अंदर। तो वे सारे के सारे अम्ल क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जो जलीय विलयन में क्या हो जाते हैं? पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। तो प्रबल अम्ल के यदि एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाएं, उदाहरण पूछे जाएं, ठीक है, तो एक या दो उदाहरण पूछते हैं, तो ये आप ध्यान रखें। डेफिनेशन बहुत कम आती है, इनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं?
तो बिल्कुल इसका एंटी हो जाएगा। ये तो क्या हो रहा था, यानी कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो रहे थे, ये क्या हो जाएंगे, पूर्णतः आयनित नहीं होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन अलग जरूर हो रहा है, परंतु CH3COO के अंदर हाइड्रोजन पाया जा रहा है, तो यानी कि पूरे हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं निकल के आए हैं। ठीक है, तो पूर्णतः आयनित नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं हो रहे हैं, इस प्रकार के जो एसिड होते हैं वो कहलाते हैं, यानी कि दुर्बल, यानी कि वीक एसिड कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए H+ निकल रहा है, परंतु CO3 के साथ में एक H और जुड़ा हुआ है, बाई कार्बोनेट निकल रहा है यहाँ पर। ठीक है, HCO3, यानी कि हाइड्रोजन पूर्ण रूप से आयनित नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो अम्ल जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं वो कहलाते हैं दुर्बल अम्ल। तो ये अम्ल की डेफिनेशंस ऑरेनियस के द्वारा जो दी गई। ठीक है, अब हम यहाँ पर करते हैं क्षार, यानी कि बेस। क्षार इसने क्या कहा, अम्ल की परिभाषा इसने क्या दी थी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में कौन से आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। तो क्षार हो जाएगा, क्षार की इसने जो परिभाषा दी, यानी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, तो क्षार की परिभाषा, यदि अम्ल की परिभाषा आपको पता है तो क्षार की भी आप आसानी से परिभाषा लिख सकते हो। ठीक है, तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में कौन से आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, क्षार के कुछ उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ मैं। पहला उदाहरण KOH, दूसरा है NaOH, तीसरा है CaOH की होल ट्वाइस, चौथा है NH4OH। ठीक है, तो सभी के सभी को हम यानी कि आयनित करके देखेंगे कि ये जलीय विलयन में किस प्रकार के आयन दे रहे हैं। जैसे पहला KOH के लिए यदि हम करते हैं, ठीक है, तो KOH जलीय विलयन के अंदर घुलकर कौन से आयन देते हैं, K+OH- आयन। तो यहाँ पर देखिए वे पदार्थ जो जलीय विलयन में कौन से आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो KOH क्षार है। ठीक है, यहाँ पर देखिए NaOH के लिए यदि हम करें तो ये बनाएगा Na+OH-। इसी प्रकार हम करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए। ठीक है, तो ये बनाएगा Ca+2OH-। इसी प्रकार यदि हम करें NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए तो ये बनाएगा NH4+OH-। तो यहाँ पर क्षार भी दो प्रकार के होते हैं। ये कौन से क्षार हैं, प्रबल क्षार हैं, और ये जो क्षार हैं ये है दुर्बल क्षार। तो जिस प्रकार अम्ल की डेफिनेशन लिखी थी प्रबल और दुर्बल अम्ल की, उसी प्रकार प्रबल और दुर्बल क्षार की डेफिनेशन लिखेंगे कि वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो रहे हैं, यानी कि OH आयन पूर्ण रूप से निकल रहा है दोनों के अंदर। ठीक है, तो वो कहलाते हैं प्रबल क्षार। ठीक है, यहाँ पर देखिए OH आयन यहाँ पर पूर्ण रूप से निकल जरूर रहा है, परंतु इसके साथ में जो ये कैल्शियम जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये यानी कि सोडियम और पोटेशियम की जो धातु है उनकी तुलना में ये दुर्बल धातु आती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, दुर्बल क्षार का कारण बनता है इसका। ठीक है, परंतु यहाँ पर देखिए
हाइड्रोजन इसके अंदर मौजूद है, हाइड्रोजन यहाँ पर एक ही निकल रहा है ऑक्सीजन के साथ में, तो पूर्णतः आयनित नहीं हो रहा है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, एक दुर्बल क्षार का उदाहरण है। और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी इसका एग्जाम्पल है दुर्बल क्षार का। तो जिस प्रकार इसको आयनित किया था उसी प्रकार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या दूधिया मैग्नीशिया भी कहते हैं, एंटासिड के रूप में काम में लिया जाता है। तो ये है अम्ल और क्षार की ओरेनियस संकल्पना, जो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर की अम्ल क्षार की दूसरी संकल्पना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्रांस्टेड-लोरी की संकल्पना। तो तीनों संकल्पनाएं मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ये वीडियो का पूरा देखिए, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।